क्या ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले मुसलमानों का सबसे बड़ा भरोसा छोड़ दिया? जिस वक्त संशोधन कानून पर वो कह रही थी बंगाल में कभी लागू नहीं होने दूंगी, वही कानून अब चुनाव से ठीक पहले अचानक लागू क्यों कर दिया? क्या ये मजबूरी है, रणनीति है, या वोट बैंक बचाने की आखिरी चाल? यही बड़ा सवाल आज चर्चा का विषय है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने महीनों तक केंद्र के वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया। सड़क से लेकर विधानसभा तक तकरार चली। मुस्लिम समुदाय को ममता ने खुलकर कहा, मैं आपकी रक्षा के लिए इस कानून को लागू नहीं होने दूंगी। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले वही ममता सरकार केंद्र के नए कानून को मानते हुए 82,000 वक्फ संपत्तियों का डेटा केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दे रही है। तो सवाल उठ रहा है, ममता की राजनीति बदली, परिस्थितियां बदली, या वोट बैंक का मूड बदलने लगा है? आज समझेंगे ममता का यह यू टर्न मजबूरी है या रणनीति। क्या कोर्ट में हार के बाद, या कोर्ट में जो गई थी उसके बाद जो झटका लगा उसके बाद राजनीतिक दबाव बढ़ा? क्या मुसलमानों में नाराजगी का डर होना चाहिए, या मोदी सरकार ने रास्ते बंद कर दिए थे उसके कारण ममता को यह करना पड़ा? तो चलिए वक्फ कानून, मुस्लिम राजनीति और चुनावी गणित के इस पूरे खेल को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, इतने दिनों तक लड़ी और चुनाव से ठीक पहले यू टर्न। अंकुर जी, देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसी पॉलिटिशियन है जो सिद्धांतों और आदर्शों के मामले में बहुत लचीली है। वो मौके के हिसाब से, राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से अपने स्टैंड कभी भी बदल सकती हैं, बदलती रही हैं। वो बीजेपी के साथ भी सरकार में शामिल रही हैं और अब उससे चूंकि उसके साथ मुकाबला है, इसलिए उसके खिलाफ भी लड़ रही हैं। तो ये एक चीज समझनी पड़ेगी, ममता बनर्जी का कैलकुलेशन क्या है। क्या वो सचमुच में पीछे हटी हैं? क्या उन्होंने यू टर्न लिया है, और लिया है तो क्यों लिया है? एक डेट है 1 दिसंबर 2025, जो पोर्टल में वक्फ की संपत्तियों के पंजीकरण की आखिरी तारीख थी, वो समाप्त होने वाली है। और 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है कि इस अवधि को जो समाप्त हो रही है उसको 6 महीने बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। तो ठीक उसके पहले ममता बनर्जी ने ये आदेश देकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को के सामने अपने आप को पाक साफ कर दिया है कि हम तो मान रहे हैं, अगर बढ़ जाती है तारीख तो और भी अच्छा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस समय ममता बनर्जी ने ये स्टैंड लिया था कि हम पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे, वो माहौल बिल्कुल दूसरा था। उस समय पूरे देश के मुसलमान उबले हुए थे, क्रोध था, आक्रोश था, और तमाम विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे थे। तमाम विपक्षी दल मतलब केवल ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि तमिलनाडु, केरल और दूसरे राज्यों के जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम अपने राज्यों में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जब 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया जिसमें उसने वक्फ कानून जो बनाया है मोदी सरकार ने संसद के से पास करवाकर, उसमें जो सबसे ज्यादा विवादास्पद शर्तें थी उनको डाइल्यूट कर दिया, उनको कुछ पर पूरी तरह से रोक लगा दी अपने इंटरिम ऑर्डर में। उसके बाद से वो पूरा मामला ठंडा पड़ता चला गया। हालांकि अभी अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना है, लेकिन अब वो गर्मी इस इशू में नहीं रह गई है। तो पहली बात तो ये कि मुसलमानों का गुस्सा भी काफी कुछ ठंडा हो चुका है इस बीच में, और इसकी एक बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा है, और अभी इस कानून पर अंतिम आदेश आना है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी चुनाव को ध्यान में रखकर ये अपने स्टैंड को सॉफ्ट कर रही हैं या यू टर्न ले रही हैं। वो नहीं चाहती कि इसके आधार पर उनके खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी करने में कामयाब हो जाए। आपको याद होगा कि जब ये वक्फ कानून पास हुआ था, तब मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे,
और उसकी वजह से बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का। उसने पूरे राज्य में ये फैलाने की कोशिश की थी कि ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई हैं और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को हरी झंडी दे रही, मतलब मदद कर रही, उसे रोक नहीं रही। इस तरह के आरोप लगे थे। अब 7 महीने बाद अपना स्टैंड बदल के ममता बनर्जी कोशिश ये कर रही हैं कि वो जो तुष्टीकरण वाला आरोप है वो उन पर बीजेपी तो फिर भी लगाएगी, लेकिन कैसे उसको नरम किया जा सके। तो काउंटर पोलराइजेशन ना हो कि ठीक है 33% के आसपास बंगाल में मुस्लिम आबादी है और बहुत सारी सीटों पर वो निर्णायक भी हैं। मैं कुछ आंकड़े आपको दे सकता हूं, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं, उनकी संख्या, उन सीटों की संख्या 44 है और यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी 98% सीटें जीतती है। जहां 40 से 50% मुसलमान हैं, वो 13 सीटें हैं, उनमें 92% सीटें ममता बनर्जी को मिलती हैं। जहां पर 30 से 40% मुसलमान हैं, 32 सीटें हैं ऐसी, उसमें 100 की 100% ममता बनर्जी की झोली में जाती हैं। जहां 10 से 20% मुसलमान हैं, ऐसी सीटें 59 हैं, वहां भी 75% मुस्लिम सीटें जो है ममता बनर्जी की झोली में जाती हैं। और जहां 10 से 20% आबादी है मुसलमानों की, ऐसी सीटें 68 हैं, वहां भी 62% सीटें ममता बनर्जी जीतती रही हैं पिछले चुनाव में। और जहां केवल 0 से 10% है, वहां 78 सीटें, वहां भी 56% के आसपास सीटें ममता बनर्जी जीतती रही हैं। तो ममता बनर्जी का एक सॉलिड वोट बैंक 30 से 33% मुसलमानों का बनता है और उसके बाद उन्हें हिंदुओं के भी वोट चाहिए और वो मिलकर वो एक ऐसा साइजेबल वोट बैंक बन जाता है जिसको पार कर पाना किसी भी पार्टी के लिए अभी आसान काम नहीं दिख रहा, बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी जहां पर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम आबादी 30% से कम है, उन पूरी सीटों पर कोशिश कर रही है कि कैसे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर दें, 80-20, 70-30, 60-40 इस तरह का खेल करके। और यहीं पर ममता बनर्जी उसे मौका नहीं देना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने ये स्टैंड अभी बदल दिया है, पलट लिया है। देखिए वो ये तो बेफिक्र हैं इस मामले में कि मुस्लिम वोट कहीं जाएंगे नहीं। उनको अगर संरक्षा सुरक्षा दे सकती हैं तो ममता बनर्जी ही दे सकती हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचेंगे, आपके लेफ्ट पार्टीज भी हैं, कांग्रेस भी हैं, लेकिन जो पूरा माहौल बना हुआ है बंगाल में वो एक तरह से दो तरफा लड़ाई का है। तीसरा कोण अभी उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है। इस दो तरफा लड़ाई में मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी के साथ दिख रहा है और अगर वो उनके पास बिल्कुल सॉलिडली खड़ा रहता है और वो 15-20-25% हिंदुओं के वोट भी जुड़ जाते हैं तो वो अपराजेय हो जाती हैं, उनको हराना असंभव हो जाता है। ममता बनर्जी का कैलकुलेशन यही है कि बीजेपी को काउंटर पोलराइजेशन का मौका न दिया जाए। आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में किस तरह से बीजेपी प्रचारित करती रही है, ममता बनर्जी को ममता बानो और तमाम तरह के एक तरह से उनको मुसलमान बताने तक की कोशिश वो करती रही है और इस वजह से जो एक हिंदुओं का एक तबका है वो प्रभावित भी होता है इस तरह के दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा से। ममता बनर्जी वो मौका उसको उतना नहीं देना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने ये यू टर्न लिया है। मैं अगेन फिर से पहली वाली लाइन दोहराऊंगा कि ममता बनर्जी कोई सिद्धांतों की राजनीति नहीं करती हैं, भले ही वो दिखाती रहें कि वो सिद्धांतों पर अडिग रहती हैं, लेकिन उनकी पूरी राजनीति व्यवहारिकता पर निर्भर रहती है कि कौन सा स्टैंड, कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी उन्हें चुनावी जीत दिलवाएगी। और ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय एसआईआर भी हो रहा है बंगाल में, घुसपैठियों का मुद्दा भी छाया हुआ है और घुसपैठियों का मसले का मतलब है बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हालांकि बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू भी हैं, उनका नाम नहीं लिया जाएगा,
मटुआ कम्युनिटी भी इसीलिए परेशान है। लेकिन ये जो पूरा खेल है, इसमें बीजेपी को वो एडवांटेज नहीं देना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये खेल खेला है। मुकेश सर, आपने आपने कहा कि टीएमसी ही उनको संरक्षण दे पाएगी, क्योंकि मुकाबला दो तरफ से ही है, केवल दो ही पार्टियां मजबूत हैं। बिहार में भी अगर महागठबंधन ही मुकाबला दे रहा था एनडीए को, ओवैसी गए 5 सीटें झटक ली, तो जहां पर वोटर बहुमत में जहां है, जहां बहुसंख्यक है जिस सीटों पे, तो वो ओवैसी जैसे आदमी को जो ऐसी बातें भी करेगा, जो ममता उनको कहीं दूर दूर तक छू नहीं पाएंगे, ऐसी बातों से कट्टर एक साथ में मुसलमानों के लिए बातें करेंगे, तो फिर मुसलमान तो ये तो अभी बिहार में दिख गया हमें, फिर किसको वोट देगा फिर? देखिए, बिहार और बंगाल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। बंगाल में एनडीए, बिहार में एनडीए की सरकार थी और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को दूसरे तरह से हैंडल किया है। बिहार में नीतीश कुमार ने वक्फ कानून का समर्थन किया था, वो समर्थन कर रहे थे, शुरू से समर्थन कर रहे थे, उनके पार्टी के सांसदों ने उसके समर्थन में वोट भी किया था। और वहां पर बिहार में उस तरह के एक इलाके में प्रदर्शन जरूर हुए, सीमांचल के इलाकों में, लेकिन उतने आक्रोशित नहीं हुए जितने हमने बंगाल में देखे, बंगाल के कई इलाकों में देखे। तो थोड़ा सा बंगाल की राजनीति और यहाँ की राजनीति में फर्क है। बिहार की राजनीति में, बंगाल में मुसलमानों की संख्या बिहार के मुकाबले डेवढ़ी से भी ज्यादा है, तादाद वहां ज्यादा है, और एक तरह से टीएमसी ने उनका भरोसा जीता हुआ है इस पूरे दौरान, जितने साल से वहां सत्ता में है वो, उनसे उनका मोह भंग नहीं हुआ है। और मुस्लिम मतदाता जानता है कि वहां अगर मुस्लिम लीग माफ कीजिएगा, ओवैसी की पार्टी को कुछ विधायक जीत जाते हैं, उस कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो उससे उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ एक सीटें निकाल भी ले ओवैसी, लेकिन वो इतनी नहीं होगी कि ममता बनर्जी को बड़े पैमाने पर डैमेज कर सके। हाँ, अगर तीसरा कोण बनता है, लेफ्ट और कांग्रेस एक बार फिर से मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अगर वो अच्छी फाइट दे पाते हैं, तब ममता बनर्जी के लिए जरूर बड़ा चैलेंज हो पाएगा, क्योंकि ये दो पार्टियां जो हैं वो अक्रॉस बंगाल में फैली हुई हैं, उनके संगठन भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं। ओवैसी की पार्टी कुछ एक पॉकेट में थोड़ा बहुत असर रखती है, बस असर रखती है, हो सकता है। फिर अब धीरे धीरे और राजनीति भी आगे खुलेगी। लेकिन एक सवाल और है, बदलाव तब के आते जब कुछ लगे कुछ सरक रहा है ममता जैसी नेता के लिए, तो क्या उनको लग गया कि हाँ, जो उनका वोटर हिंदू था वो और ज्यादा सरकने लगा, तो उन्हें लगा नहीं, अब तो ये पूरा उधर ही चला जाएगा, एक तरफा हो जाएगा, 70% के आसपास तो हिंदू हैं ही, तो फिर इसलिए उन्होंने कहा। और इस बात को बीजेपी चुनाव में नहीं उठाएगी कि हमने इतना दबाव डाला, इतना वो किया, ये तो मान नहीं रही थी, हम ही करवा पाएंगे आपको, और वो मानेगा कि हाँ, आप तो बात ठीक कर रहे हैं, ये तो अंत में बदली, और अंत में फैसला कैसा होता है ये वोटर सोचता है, वो सबको मालूम है। देखिए, अभी भी इलेक्शन को बिहार में 4 महीने करीब हैं, अप्रैल में चुनाव होते हैं। 4 महीने बहुत समय होते, मुद्दे आएंगे जाएंगे, ये अलग बात है। बीजेपी बिल्कुल कोशिश करेगी, आप ठीक कह रहे हैं, और वो इसको मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन ममता बनर्जी एक बैलेंसिंग एक्ट में है, वो साफ दिख रहा है, और डैमेज कंट्रोल भी कर रही हैं कि उससे जितना डैमेज हो सकता है या हो रहा होगा उसको रोका जाए। तो ये उनका, अब ये कितना काम करेगा ये तो परिणाम बताएंगे। बाकी जो एक्स फैक्टर है, एसआईआर का, चुनाव चोरी का, वोट धांधली का, वो सब तो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अगर आप विशुद्ध राजनीतिक नजरिए से इन सब चीजों को देखें, तो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि वो जो काउंटर पोलराइजेशन और पूरी जो राजनीति बीजेपी करना चाह रही है, उनको पेंट करके कि वो मुस्लिम परस्त हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, उससे भी निकलना चाहती हैं वो। तो इससे देखिए, एक वोट बैंक अगर उनके पास है और दूसरा न जाने पाए, बस यही तो करना है उनको, इतना मैनेज कर लें वो, तो उनका चुनाव निकल जाता है। ठीक है, पिछली बार की तरह सीटें नहीं मिलेंगी, कुछ सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन चुनाव तो वो निकाल ही सकती हैं। तो ये देखना है,
और तीसरी बात जो देखने की होगी, ये जो तीसरा मोर्चा है लेफ्ट और कांग्रेस का, वो इस चुनाव में पिछले चुनाव की तरह भूमिका निभाता है, एक तरह से चुनाव न लड़ते हुए दिखने की। मतलब वो हाशिए की चुनावी राजनीति करेगा, जिसमें जो एंटी इनकम्बेंसी वोटर हैं, उससे प्रभावित वोटर हैं, वो बीजेपी की तरफ न जाए, वो उनके तरफ आ जाए। तो उस सूरत में भी मतलब तितरफा मुकाबला होता है तो टीएमसी को फायदा हो जाता है। जो नाराज वोटर हैं वो बीजेपी के बजाय लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो टीएमसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विंडो निकल आती है। तो अगर ये होता है तो फिर परिस्थितियां दूसरी होंगी। लेकिन आज की तारीख में ममता बनर्जी ने ये जो मूव चला है, उसका मकसद यही दिखता है कि वो काउंटर पोलराइजेशन रुक रही है, पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान के रूप में तब्दील करने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, उस पर विराम लगाना चाहती है या उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहती है। पूरी तरह से वो उसमें तब्दील ना हो, ये कोशिश है उनकी। बिल्कुल, तो अभी अंत में ममता बनर्जी का चुनाव से पहले यू टर्न उस पे हुआ है, तब देखते हैं कि इसका बीजेपी, ओवैसी, बाकी दल कैसे भुनाते हैं, उसका फिर इम्पैक्ट कितना पड़ता है। अभी तो शुरुआत, पहला दिन है, धीरे-धीरे इसका सियासत के इम्पैक्ट भी हमको दिखेगा, तो वो भी आपके सामने लाएँगे, सत्य हिंदी पे चर्चा करेंगे और आपको पता चलेगा। लेकिन ये है कि पहले मैं बोलता था कि सब्सक्राइब पहले करिए, आज बोलूँ सत्य हिंदी का ऐप पहले डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हम चाहते हैं कि सत्य हिंदी को देखते रहें पाएँ, तो उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.